हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट से। आज जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये रहेगा प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले मैं जो है 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और वीडियो को जो है अंत तक देखना, आपके कितने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे राइट बनते हैं। आज हम यहाँ पे पहले, इससे पहले मैंने जो है 1 से 30 तक का यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड कर रखा है। आज जो रहेगा 31 से, और क्वेश्चन रहेंगे आपके 60 तक। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी थोड़ा भी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। 31, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत नियोजन का कार्य नहीं है? तो उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को उन्नत करना, राष्ट्रीय स्तर का परिवर्तन लाना, या संस्थान में सुधार करना, या संस्थागत समस्याओं का समाधान करना। तो 31 का हमारा क्या राइट आंसर बनेगा? बी बन जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन लाना। तो राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन लाना संस्थागत नियोजन का कार्य नहीं है। एक शैक्षिक संस्थान द्वारा अपने अनुभव में आई आवश्यकताओं तथा प्राप्त हो सकने वाले साधनों के आधार पर निर्मित अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम है संस्थागत नियोजन कहलाता है। यह दीर्घकालीन व अल्पकालीन हो सकता है। यह विद्यालय एवं समाज सभी साधनों के चरम उपयोग पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक प्रबंधन के किस स्तर पर जो है संकल्पनात्मक कौशल की सर्वाधिक जरूरत होती है? तो 32 देखेंगे। सबसे पहले शीर्ष प्रबंध स्तर जैसे शिक्षा निर्देशक स्तर पर, विद्यालय प्रधानाचार्य के स्तर पर, विद्यालय पर्यवेक्षक के स्तर पर, और विद्यालय शिक्षक के स्तर पर। तो हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, शीर्ष प्रबंधन स्तर जैसे शिक्षा निर्देश पर। तो इसमें देख लेते हैं, शैक्षणिक प्रबंधन के शीर्ष प्रबंधन स्तर पर संकल्पनात्मक कौशल की सर्वाधिक जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके द्वारा समय के साथ सामंजस्य, संस्था की सफलता, दक्षता के साथ नियोजन आदि पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा विकास संबंधी राज्य नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी निवारक विकास, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लिंगाश्रित आदर्शात्मक विकास। तो 33 यहाँ पे ए राइट आंसर बन रहा है समावेशी विकास। तो यहाँ पे जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा का प्रावधान किया गया है तथा वंचित वर्ग के विकास की बात कही गई है। आपने फोर्थ सेम में पढ़ा होगा, या आपने जो है ईयर रहा होगा आपका, तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा। तो उसके बारे में जो है, निम्नलिखित में से कौन पर्यवेक्षक की परिविधि नहीं है? विद्यालय का दौरान, औचक दौरा, वार्षिक दौरा, एक्सकर्शन विजिट। तो 34 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, एक्सकर्शन विजिट। 35, शिक्षण मशीन के प्रतिपादक थे। तो शिक्षण मशीन के प्रतिपादक थे बी एफ स्किनर, बी एल प्रेसी, क्रेकसांक, डेविस। तो 35 का यहाँ पे बी राइट आंसर बन रहा है फ्रेंड्स, एस एल प्रेसी शिक्षण मशीन के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे शिक्षण मशीन के प्रतिपादक एस एल प्रेसी थे। शिक्षण मशीन मूल रूप से यांत्रिक उपकरण थे जो शैक्षणिक सामग्री प्रस्तुत करते थे और छात्रों को पढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौशल जो कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रयोगकर्ता कहलाता है? नियोजन पुनरावृत्ति, उद्दीपन परिवर्तन, व्याख्यान, या प्रश्न पूछना। तो जो 36 का राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन। तो उद्दीपन परिवर्तन द्वारा कक्षा को रोचक बनाया जाता है, जिसे बालकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। 37, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53,
अगला ऑप्शन देखेंगे, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 और बिड़ला अंबानी रिपोर्ट 2021। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत में शिक्षा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तथा शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए एक के बाद एक अनेक कार्य का गठन किया गया। सबसे पहले आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। उसके बाद आया माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। फिर आया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो था 1964-66। उसके बाद क्या था, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 और लास्ट में था बिरला अंबानी रिपोर्ट 2021। वैसे यहां से भी हम इसको कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद कानून निम्न वर्ष पारित क्यों हुआ था, 38 देखेंगे। तो 1991, 1993, 1992, 1994। जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा 1992। तो भारतीय पुनर्वास परिषद को 1986 में पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था। कब पंजीकृत किया गया था, 1986 में। कब, 1986 में पंजीकृत किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन रहा है, क्या है कि 1992 को इसको क्या किया गया, भारतीय पुनर्वास परिषद को जो है कानून पारित किया गया। 1986 को पंजीकृत किया गया और 1992 को जो है भारतीय परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय पुनर्वास परिषद का एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993, कब, 22 जून 1993 अस्तित्व में आए। और इस अधिनियम को जो है संसद द्वारा 2000 में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया और इस जनादेश के आधार पर भारतीय पुनर्वास परिषद की नीतियों, कार्यक्रमों और विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों को पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया। पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना और सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी योग्य पेशेवरों और व्यक्तिगत कार्य के केंद्र पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सी बात मुदालियर आयोग द्वारा नहीं की गई है, अनुभव में समरसता का सिद्धांत, विषयों में अंतर संबंध का सिद्धांत, विभिन्नता तथा प्रत्यास्था का सिद्धांत या त्रिभाषा सिद्धांत। तो जो हमारा 39 का राइट आंसर बन रहा है फ्रेंड्स, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, त्रिभाषा सिद्धांत। क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों में त्रिभाषा सिद्धांत को जो है मुदालियर आयोग द्वारा नहीं कहा गया था। तो पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत में मुदालियर आयोग ने क्या क्या कहा था, मुदालियर यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 1953 क्या क्या कहा गया था कि पाठ्यक्रम जो है वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिसे पूरा कर छात्र समाज में सम्मान पूर्वक रह सके। दूसरा कहा है कि पाठ्यचर्या में व्यापक एवं लचीला हो, जिससे छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सके। और फिर कहा तीसरे नंबर पे कि पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेशन करना चाहिए जिनसे छात्र अपने अवकाश का सदुपयोग कर सके। और फिर कहा कि पाठ्यचर्या के समस्त विषय एवं क्रियाओं में सहसंबंध होना चाहिए। और त्रिभाषा सिद्धांत इस आयोग की पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी, तो सभी को पता है 1964। तो भारत सरकार ने सन 1964 में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे और अध्यक्ष के नाम पर जो है इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सरकार को प्रस्तुत की थी। 41 में जाएंगे
किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष या राम का वृक्ष? तो ये था फ्रेंड साल का वृक्ष। गौतम बुद्ध का जन्म 563 यानी 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष अश्वत्थ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान देना, इनका जो जन्म हुआ था, इनकी माता ने इनको जन्म दिया था साल वृक्ष के नीचे, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 42 बुका प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? सालु वंश, संगम वंश, तुलु वंश, अराविडु? तो 42 यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन रहा है संगम वंश। तो हरिहर एवं भूका द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों का संगम वंश। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले हरिहर एवं बुका द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों, कौन कौन वंश थे? संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, इन्होंने जो है शासन किया था। बुक्का जो है, बुक्का प्रथम 1356 से और 1377 ईस्वी को संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसे बुक्का प्रथम को 1356 से और 1377 ईस्वी को संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हरिहर प्रथम 1336 से और 1356 ईस्वी के बाद सिंहासन पर बैठा था। ध्यान देना, हरिहर जो था, हरिहर प्रथम 1336 से और 1356 के बाद जो है सिंहासन पर बैठा था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। सालो वंश का संस्थापक सालो नरसिंह 1485 से 1490 ईस्वी, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तथा अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल थे। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से, दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य यानी जो वर्तमान में क्या है केरल को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। और ज्ञात हो कि शासक कृष्ण देव राय तुलु वंश से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। चिलियावाला बाग युद्ध कब लड़ा गया था? 1865, 1892, 1849, 1856? ए राइट आंसर बन रहा 1849। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गोफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियावाला का युद्ध हुआ, जो कि अनिर्णायक रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया और फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध तोपों का युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 44 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो 44 यहाँ पे देखेंगे WC बनर्जी, SN बनर्जी, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। तो 44 हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई वर्तमान मुंबई में कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 45 बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश डैश में हुआ था। 45
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जून 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। कर्जन के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। 46 देखेंगे, संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2011, 2006, 2009, 2010। तो हमारा जो राइट आंसर बन रहा है सी बन रहा है 2009 में। संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। यह व्यवस्था 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप जो है अनुच्छेद से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो अनुच्छेद की मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 47। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? 47। तो राष्ट्रपति को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को या आपके संसद को? तो संसद राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 48 देखेंगे, 1947, 1949, 1948 और 1950। तो डी यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है 1950। तो केसी नियोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई। यह एक संविधानेतर, गैर संवैधानिक एवं परामर्शवादी निकाय था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे अरुण जेटली, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष पहले थे नरेंद्र मोदी। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और 2015 में जो है तो सबसे पहले देखेंगे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नीति आयोग यानी नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी अस्थायी निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? चौथा संशोधन अधिनियम 1956, 74वां संशोधन अधिनियम 1992, 10वां संशोधन अधिनियम 1966 और 70वां यानी 70वां संशोधन अधिनियम 1990। यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बनेगा 74वां संशोधन अधिनियम 1992। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी निकायों की संरचना
और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कार्य कर सके। 51 करेंगे। डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या कह रहा है? डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा है? बैरन, ओयस्टर रॉक, वाइपर, हैवलॉक। ए राइट आंसर बनेगा बैरन। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे सदैव उद्गार होता रहता है उसे जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्टाम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, अलास्का का कटमई भारत का एकमात्र बैरन द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी आदि जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। 52 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 52। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? हिंद महासागर और जावा सागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। तो 52 का हमारा जो राइट आंसर बनता है ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अब यहाँ पे जो है बेरिंग स्ट्रेट और जल डमरू मध्य, ये जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को अलग करते हैं। और जो ये यहाँ पे विभाजित भूभाग होता है वो है अलास्का और साइबेरिया रूस। उसके बाद जावा सागर और हिंद महासागर को, जावा सागर और हिंद महासागर को जो है सुंडा जल डमरू मध्य अलग करता है। कौन? सुंडा। और ये विभाजित भूभाग है इंडोनेशिया। और उसके बाद क्या है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, इसको इरेज कर देते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अलग करता है। और विभाजित भूभाग क्या है? स्पेन और मोरक्को। क्या है? स्पेन और मोरक्को है। उसके बाद क्या है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो इसको जो है हडसन जो है जल डमरू मध्य अलग करता है। और विभाजित भूभाग कौन सा है? कनाडा। यह हमने यहाँ पे राइट आंसर देखा। अगला, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है। तो कितना है? ये सभी को बेसिक क्वेश्चन है, पता है 5.5 घंटे है। और अगर हम देखो, अगर हम पूर्वी साइड जाते हैं तो हमारा समय प्लस होता है, और अगर हम पश्चिमी साइड जाते हैं तो हमारा समय माइनस होता है। ये सभी आपको पता है। दूसरा, तो भारत का जो मानक समय है प्रयागराज इलाहाबाद के समय मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और 1 डिग्री देशांतर, क्योंकि यहाँ पे ये देशांतर रेखाएं इस तरह से हैं, 1 डिग्री देशांतर रेखा को जो है 1 देशांतर रेखा 15 डिग्री का 15 डिग्री, इस तरह से हम यहाँ पे अपना समय यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे कभी मैं इनसे रिलेटेड सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा तो तब आप देख सकते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, झेलम। तो भाखड़ा नांगल बांध फ्रेंड्स सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे टेहरी बांध भागीरथी नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, सलाल बांध चिनाब नदी पे, उरी बांध झेलम नदी पे, बगलिहार बांध चिनाब नदी पे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने टिहरी बांध के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन, इसको
वहाँ पे मैंने जो है वस्तुनिष्ठ अभ्यास से वहाँ पे जो है एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरे वहाँ पे उत्तराखंड की जो भी नदियाँ हैं, और वहाँ पे कम से कम मैंने जो है 30 क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर रखे हैं उसमें, वो आप देख सकते हैं। इनमें से किस संस्थान ने सॉरी गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 55 का हमारा ए राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। यह महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला व प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ है। 56 देखेंगे। इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की है? नाबार्ड हो जाएगा, सिडबी हो जाएगा, आईआईएफसीएल हो जाएगा, और आईएफसीआई हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा है नाबार्ड। तो नाबार्ड एक विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। यह प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जिसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योग और ग्रामीण परियोजना के विकास के लिए उत्तरदायी है। नाबार्ड ने 1992 में पायलट आधार पर माइक्रो फाइनेंस गतिविधि भी शुरू की है। 57 करेंगे। इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं यानी सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हमें? सबसे पहले बार्क दिया गया यानी BRAC, नाबार्ड दिया गया है FINCA, और भारत दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर बन रहा है बी, नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करना है, निधि उपलब्ध कराना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 58 में आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1953। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और RBI का मुख्यालय मुंबई में है, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है असम में। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। और उसके बाद मेघालय में है नोंग खईलेम अभयारण्य। लिख लेता हूं इसको, नोंग खईलेम। इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन करना। और अरुणाचल प्रदेश में पखोई वन्यजीव अभयारण्य, क्या है? पखोई वन्यजीव अभयारण्य। और मिजोरम में है डम्फा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की यहाँ पे 126 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। पशु यहाँ का एक सींग वाला गेंड है। पक्षी यहाँ पे देवहंस है। प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, बराक, सुवनगिरी, मानस, दिखो और तोरसा है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो 60 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है डी।
नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह रिजर्व 5 जिलों नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3,568 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, हमारे आज यहाँ पे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जो हुए 30 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे किए। आपके आउट ऑफ 30 कितने राइट आंसर बने, आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में आप बताना वीडियो आपको कैसे लगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।